हेलो एवरीवन। वेल, आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम पॉलिनेशन। ठीक है, तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एंड वी मेनली स्पोक अबाउट different types of pollination, that is anemophily, hydrophily, and then different types of zoophily. जो हम लोगों ने ये सब पढ़ाई की, that was natural method of pollination. ठीक है, now, apart from natural pollination, we also do artificial pollination, right? जो कि हम लोग इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। Now, what is artificial pollination? देखिए, अगर हम लोग pollination खुद से करें, ह्यूमन बींग्स करें, है ना, पॉलिनेशन कैरिड आउट डेलिबरेटली बाई अस, ठीक है, डेलिबरेटली अगर हम जानबूझ के कर रहे हैं, ओके, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, और वी कैन से पॉलिनेशन बाई ह्यूमन बींग्स। ओके, अब अगर हम लोग डेलिबरेटली एक तरह का पॉलिनेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चन इज व्हाई आर वी डूइंग इट? क्यों कर रहे हैं हम लोग? रीजन देखिए, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन करते हैं हम लोग फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग। ओके, एंड सेलेक्टिव ब्रीडिंग हम करते हैं टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड हाइब्रिड्स। नाउ सी, अंडरस्टैंड कि इन प्लांट्स जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या जरूरत है? पॉलिनेशन करने की। ओके, और अगर हम लोग चाहें कि सेलेक्टिवली दो प्लांट्स को ब्रीड करें सो दैट हमें एक डिजायर्ड थर्ड टाइप ऑफ हाइब्रिड मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि उन दोनों प्लांट्स के बीच ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, यानी कि उन दोनों प्लांट्स के बीच में ही पॉलिनेशन हो। ठीक है, तो इन और फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग व्हाट वी डू इज वी मेक श्योर कि इन्हीं दोनों प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन, और इसके लिए हम ये जो पॉलिनेशन है खुद से करवाते हैं, वी डू इट डिलिबरेटली। ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन इज डन फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड हाइब्रिड। चलिए हम लोग देखते हैं इसको ग्राफिकली। सपोज कीजिए दिस इज अ प्लांट, है ना, उसका ये फ्लावर है, और ये दूसरा प्लांट हम ले रहे हैं, उसका ये फ्लावर है। चलिए इसका नाम हम ए देते हैं, दिस इज बी। नाउ जो ए और बी है, दोनों टू डिफरेंट वैरायटीज हैं ऑफ द सेम स्पीसीज। ठीक है, एक ही स्पीसीज के ये दो वैरायटीज हैं। सपोज कर लीजिए कि हमारे पास दो वैरायटी ऑफ मैंगो है ना, एक का टेस्ट अच्छा है और दूसरे का जो है वो पल्प का अमाउंट यानी कि साइज ऑफ द फ्रूट ज्यादा अच्छा है। और हमें चाहिए एक तीसरा वैरायटी जिसका कि साइज भी बड़ा हो, पल्प अधिक हो ताकि, है ना, और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम दोनों वैरायटी को मिक्स करते हैं, इन दोनों को सेलेक्टिवली ब्रीड कराते हैं सो दैट इससे जो थर्ड हाइब्रिड बने, जो अ, इनका ऑफ स्प्रिंग हो, हाइब्रिड ऑफ स्प्रिंग हो, उसमें दोनों के फीचर्स आ जाए, यानी कि ज्यादा अमाउंट में फ्लैश प्लस गुड टेस्ट। ओके, तो ए और बी हमने दो फ्लावर्स ले लिए, ये दोनों दो अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स हैं, और इसमें हमारा जो मोटो है इस सेलेक्टिव ब्रीडिंग का कि हम बी फ्लावर को पॉलिनेट करना चाहते हैं विथ ए फ्लावर। ओके, सो दैट वी कैन प्रोड्यूस द हाइब्रिड। चलिए, इसका मतलब हम करना क्या चाह रहे हैं? बेसिकली क्रॉसिंग बिटवीन ए एंड बी टू प्रोड्यूस द हाइब्रिड। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी, इसको हम थोड़ा सा साइड करते हैं, और इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ। ओके, वेल, सी, तो यहाँ पे हमने जो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा किसी, हम चाहते हैं कि बी का पॉलिनेशन हमेशा ए के पॉलन से हो, राइट? टू डू दैट वी हैव टू एंश्योर कि जो बी फ्लावर है, जो कि फॉर दिस एग्जांपल आई हैव टेकन अ बाइसेक्सुअल फ्लावर, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो। और सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक प्रोसेस है जिसका नाम है इमैस्कुलेशन। ओके, और इस इमैस्कुलेशन में हमने किया क्या? cutting and removal of anther in bud condition to avoid self pollination, है ना। तो जब ये फ्लावर बड कंडीशन में था, जब इसके एंथर और स्टिग्मा दोनों मेच्योर नहीं हुए थे, उसी समय इस इनमेच्योर एंथर को हम कट करते हैं और रिमूव कर देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? टू अवॉइड एनी चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। क्यों? क्योंकि हमें हमेशा चाहिए कि ये जो बी फ्लावर में पॉलिनेशन हो वो कहाँ से हो? ए से हो।
इसीलिए हमने बी के अपने जो एंथर्स हैं उनको कट करके रिमूव कर दिया. नाउ दिस प्रोसेस ऑफ कटिंग एंड रिमूवल ऑफ द इमेच्योर एंथर इन अ फ्लावर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन. ओके, तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज इमैस्कुलेशन. देन व्हाट वी डू, then we cover this flower with a bag. Okay, we cover this flower with a bag so that accidentally भी इसका दूसरे से pollination नहीं हो. देन हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं जब तक ए और बी फ्लावर दोनों मेच्योर कर जाए. जैसे ही आपका ए फ्लावर मेच्योर करेगा तो इसके अंदर एंथर से में पॉलिन्स मेच्योर हो जाएंगे, एंथर डेहिसेंस होगा. ओके, एंड बाय आफ्टर डेहिसेंस ऑफ एंथर जो पॉलिन है वो बाहर निकल जाएंगे. नाउ हम क्या करते हैं, वी टेक अ पेंट ब्रश एंड केयरफुली टच इट टू द एंथर ऑफ द फ्लावर ए. तो इसकी वजह से क्या होगा, इस एंथर के बाहर जो भी पॉलेंस होंगे वो ब्रश के ऊपर स्टिक कर जाएंगे. एंड देन केयरफुली हम इस ब्रश को लाते हैं और स्टिक कर देते हैं ऑन दी स्टिग्मा ऑफ फ्लावर बी. क्या किया हमने इन दिस ड्यू प्रोसेस, व्हाट वी डिड इज वी pollinated the flower B with the pollens of flower A. Okay, now these pollens are डस्ट लाइक स्मॉल पार्टिकल्स जिनको कि हमने पेंट ब्रश से उठाया और दूसरी जगह पे ला करके ट्रांसफर कर दिया. इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डस्टिंग. ओके, याद रखिए. सो डस्टिंग क्या है, डस्टिंग इज द आर्टिफिशियली ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस टू द डिजायर्ड फ्लावर. ओके, चलिए, वंस हमने डस्टिंग कर दी उसके बाद से फिर से ये जो फ्लावर बी है इसके चारों तरफ से हम एक ट्रांसपेरेंट बैग कवर कर देते हैं. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैगिंग. दिस इज कॉल्ड बैगिंग, है ना. इस फ्लावर को बैग में हमने बंद कर दिया, इसी को हमने क्या कहा, बैगिंग. दैट इज कवरिंग द फ्लावर विथ ट्रांसपेरेंट बैग. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, टू अवॉइड एनी अनडिजायर्ड पॉलिनेशन. गेटिंग इट. सो याद रखिए कि यहाँ पे इस पूरे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के 3 स्टेप्स हैं. पहला इमैस्कुलेशन, दूसरा डस्टिंग एंड थर्ड इज बैगिंग. Okay, now by these 3 steps what we have done is we have made sure कि सिर्फ और सिर्फ हमारा डिजायर्ड पॉलिनेशन हो और कोई अनडिजायर्ड पॉलिनेशन नहीं हो. ओके, एट द सेम टाइम हमने क्रॉसिंग करा दी बिटवीन द डिजायर्ड प्लांट्स. अब जो पॉलन ए का बी के स्टिग्मा पे गया है दैट विल शो द नेक्स्ट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड स्लोली इसमें सीड्स बनेंगे और उससे नए प्लांट्स बनेंगे और ये जो नए प्लांट्स होंगे वो हाइब्रिड्स होंगे दैट should probably have the characters of both plant A and plant B. और इस तरह से हम अपना desired plant प्रोड्यूस करते हैं, डिजायर्ड हाइब्रिड प्लांट प्रोड्यूस करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. ओके, तो याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी अबाउट, है ना, एक सेकंड. तो याद कीजिए पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था अबाउट पॉलिनेशन एंड नेचुरल वेज ऑफ पॉलिनेशन, है ना, कि नेचुरली कैसे पॉलिनेशन थ्रू विंड होता है दैट इज एनिमोफिली, वाटर होता है हाइड्रोफिली, एंड देन थ्रू एनिमल्स होते हैं दैट इज जूफिली. और अभी हमने देखा कैसे हम लोग पॉलिनेशन करते हैं. वी डेलिबरेटली डू पॉलिनेशन बिटवीन टू प्लांट्स फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग एंड दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल ब्रीडिंग. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिनेशन. ओके, सो after pollination, what happens is the pollen lands on or comes and stick to the desired stigma, या फिर जो भी पॉलेंस हैं वो किसी ना किसी अपने करस्पॉन्डिंग फ्लावर के स्टिग्मा पे जा करके क्या करते हैं, लैंड कर जाते हैं. नाउ वंस दिस पॉलेंस आर सिटिंग ओवर द स्टिग्मा, नेक्स्ट क्या होता है, राइट. चलिए ये हम लोग देखते हैं. द नेक्स्ट प्रोसेस दैट हैपेंस इज कॉल्ड pollen pistil interaction. Okay, pollen pistil interaction. अब देखिए ये होता क्या है. वेरी वेल, सी. सो यहाँ पे जो मैंने ड्रॉ किया है दिस इज टिपिकल पिस्टल.
है ना। सो इसका स्टिग्मा है, स्टाइल एंड ओवरी है, ये आप लोग पहले से जानते हो। नाउ ऑन द स्टिग्मा, बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, दिस पॉलन हैज कम एंड लैंडेड। अब सी, हम याद कीजिए कि जो पॉलन का स्ट्रक्चर था उसमें हमने देखा था कि सबसे बाहर में ये आपका एक्साइन का लेयर था, और उसके अंदर में इंटाइन, एंड देन देयर वर टू सेल्स, लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जेनरेटिव सेल। प्लस हमने ये भी देखा था कि इफ इट इज अ डाइकॉट पॉलन, तो एक्साइन जो है वहां पे 2 to 3 पोर्स हैं जिनको हम बोलते हैं जर्म पोर, राइट। सो 2 to 3 germ pores were there in case of dicot pollen. मोनोकॉट में हमने बात किया था कि जर्म फिशर होता है और एक ही होता है, और इसके बेसिस पे हमने पॉलेंस को मोनोकॉपलेट एंड ट्राइकॉपलेट बोला था, याद है। ग्रेट। चलिए, सो वंस दिस pollen, okay, this two-celled pollen is present on the stigma, अब होता क्या है यहाँ पे होगा pollen pistil interaction। देखिए क्या हो रहा है। अब ये जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर एक और चीज होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं सुगर सॉल्यूशन, ठीक है। तो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा के ऊपर एक म्यूसिलेजिनस फ्लूइड है, एंड दिस फ्लूइड मेनली कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स सर्टेन आयंस, सर्टेन मिनरल्स लाइक बोरोन एंड सुगर, ठीक है। तो यहाँ पे सुगर है, मेनली इनोसिटॉल है, प्लस यहाँ पे कुछ मिनरल्स हैं जैसे कैल्शियम है, यहाँ पे म्यूसिलेज है, ओके। नाउ बिकॉज ऑफ दिस होल सॉल्यूशन, जो स्टिग्मा है वो स्टिकी हो जाता है, म्यूसिलेजिनस है, इसीलिए इस पे कुछ भी आएगा तो क्या होगा, अडहियर कर जाएगा, दिस इज स्टिकी, और इसी पे पॉलन आके स्टिक कर जाते हैं। नाउ इन प्रेजेंस ऑफ, तो ये हमने ये आपका म्यूसिलेज बना दिया, ओके। नाउ ये जो आपका वाटर है, सुगर सॉल्यूशन है, दिस विल कम इन कांटेक्ट विथ इंटाइन थ्रू द जर्म पोर, और जैसे ही ये जर्म पोर के कांटेक्ट में आएगा, इंटाइन जैसे ही इस मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा, नाउ द इंटाइन स्टार्ट्स टू स्वेल, है ना, और ये स्वेल करके एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा टू कम इन कांटेक्ट विद द स्टिग्मा, ओके। अब देखिए वो कैसे होता है। तो इस चीज को देखने के लिए हम इस पूरे एरिया को थोड़ा सा जूम इन करते हैं और देखते हैं। ये लीजिए, तो ये देखिए, जो व्हाइट है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ द स्टिग्मा, और जो ब्लू है दैट इज द मेम्ब्रेन ऑफ इंटाइन, है ना, जो कि किसका पार्ट है, पॉलन का। अब देखिए, अब बाहर में ऑब्वियसली एक्साइन है, यहाँ पे जेनरेटिव सेल है, वेजिटेटिव सेल है, और इस स्टिग्मा के ऊपर आपका म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस है, ओके। ना इस मॉइस्चर को गेन करके आपका जो इंटाइन है वो स्वेल कर गया है, एंड इट इज कमिंग आउट ऑफ वन ऑफ द जर्म पोर, और जैसे इस जर्म पोर के बाहर आया, नाउ इट इज कमिंग इन क्लोज कांटेक्ट विथ द स्टिग्मा, है ना। तो अब इंटाइन का जो मेम्ब्रेन है और जो स्टिग्मा का मेम्ब्रेन है, दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है, राइट, दोनों एक दूसरे के क्लोज कांटेक्ट में आ रहा है। अब जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, लेट्स सी। अब देखिए, जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आया, अब अगेन इसको हम थोड़ा सा जूम करते हैं। जो आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सर्टेन रिसेप्टर्स होते हैं, ओके। तो स्टिग्मा के ऊपर क्या है, सर्टेन रिसेप्टर्स है, एंड जो आपका इंटाइन है, इंटाइन का भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी सर्टेन सरफेस प्रोटीन्स हैं। नाउ दी, ये देखिए सरफेस प्रोटीन है, ये पूरा का पूरा बन गया। अब the surface proteins or the surface receptors of the intine membrane and the stigma membrane comes in close contact, और यहाँ पे इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरैक्शन हो रहा है बिटवीन द सरफेस रिसेप्टर्स ऑफ pollen and pistil, okay, to be precise, surface receptors and membrane protein of the intine and pistil, ठीक है। अब इंटाइन जो है वो किसका पार्ट है, पॉलन का, और जो स्टिग्मा है वो किसका पार्ट है, पिस्टिल का, इसीलिए यहाँ पे पॉलन और पिस्टिल के बीच में क्या हो रहा है,
इंटरैक्शन हो रहा है एंड दिस इंटरैक्शन इज एट मॉलिक्यूलर लेवल, ठीक है, एट द लेवल ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, सरफेस रिसेप्टर्स, ठीक है। तो जैसे ही अब ये इंटरैक्शन होता है, इस इंटरैक्शन अगर ये पॉजिटिव है ना, इंटरैक्शन दोनों तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। अगर ये इंटरैक्शन पॉजिटिव है तो उसकी वजह से सर्टेन सिग्नलिंग होती है, और सिग्नलिंग अगर हुआ, अगर पॉजिटिव सिग्नलिंग हो रही है तो ये जो आपका पॉलन है ये इस स्टिग्मा पे जर्मिनेट करेगा। अगर नहीं हो रहा है पॉजिटिव तो ये जर्मिनेट नहीं करेगा। देखिए किस केस में होगा और किस केस में नहीं होगा। नाउ दिस इंटरैक्शन देयरफॉर इज डिटरमाइन इफ द पॉलन इज फ्रॉम द सेम स्पीसीज और नॉट, ठीक है। अब देखिए अगर ये पॉलन सेम स्पीसीज का है तब तो ये इंटरैक्शन पॉजिटिव होगा and the pollen will be nourished and the pollen will be allowed to germinate, ठीक है। अगर इन केस ये दूसरे स्पीसीज का या दूसरे प्लांट का पॉलन है तो ये इंटरैक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इन दोनों का जो मेम्ब्रेन्स प्रोटीन्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्पैटिबल नहीं होंगे, दोनों में बाइंडिंग नहीं होगी, सेल सिग्नलिंग नहीं होगी, तो उसकी वजह से आपका फर्दर इसका डेवलपमेंट भी होगा। तो अगर ये सेम स्पीसीज का पॉलन नहीं है देन इट विल नॉट बी अलाउड टू जर्मिनेट। नाउ एक चीज और याद रखिए कि हमने बात किया था सेल्फ स्टेरिलिटी की या सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी की, है ना। अब देखिए अगर सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का केस है, जैसे कि हमने टोबैको में देखा था, ठीक है, तो सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी में हमने बोला था कि इट इज अ वे और इट इज अ मैकेनिज्म टू टू डू क्रॉस पॉलिनेशन, है ना। अब ऐसा कैसे होता है, इन केस ऑफ सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी जो सेम फ्लावर का पॉलन है वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, वहां पे हमने बोला था इट इज अ जेनेटिक फिनोमेना, है ना। और जेनेटिक फिनोमेना का जो मेन मैकेनिज्म है वो क्या है कि वहां पे जब पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन होगा वो नेगेटिव होगा विद इन द सेम फ्लावर, और इसकी वजह से ये पॉलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जर्मिनेट नहीं करता है, और इसीलिए वहां पे सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का जो केस है वो भी किसकी वजह से हो रहा है, पॉलन पिस्टिल इंटरैक्शन की वजह से। सो पॉलन्स ऑफ द सेम फ्लावर आर नॉट अलाउड टू जर्मिनेट। ओके, और इसकी वजह से भी मतलब pollen pistil interaction भी responsible है for self incompatibility as we have seen in case of tobacco. Okay, so this is pollen pistil interaction. याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो interaction है that is between the membrane proteins and surface receptor of the pollen and the stigma. Okay, and this interaction determines uh, if the pollen is going to germinate or not, ठीक है। और यही मैकेनिज्म है जिससे कि प्लांट इंश्योर करते हैं कि उनके सेम स्पीसीज के जो पॉलन्स है वही जर्मिनेट करें और फिर वही जाके फर्टिलाइज करें, दूसरे स्पीसीज का पॉलन जर्मिनेट ना करे, है ना, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। So this is how plants maintain ki how inbreeding only occurs in the same species and not between two different species. Okay, great. Now, once there is correct pollen on the correct stigma, है ना, तो ये same species का आपका pollen grain है on the same species के stigma पे. Now there will be pollen pistil interaction and the interaction will be positive, और positive होने की वजह से ये जो pollen है इसको allow किया जाएगा to germinate. अब once it will start to germinate तो क्या होगा, intine will start to grow and to grow through one of the germ pore and form a tube like structure. Okay, so the intine grows to form pollen tube, और इसी tube like structure को हमने pollen tube कहा, ठीक है। अब through this pollen tube the male gamete travels up to the female gamete, है ना। याद रखिए female gamete कहाँ है, female gamete is present in the ovule which is inside the ovary, right. So अब ये जो pollen tube है it will start to grow
will cross the entire style, will go into ovary, and inside the ovary it will find out the ovule, and then it will enter the ovule, and inside the ovule when it reaches, it will release the male gametes, and then the male gamete and female gamete will fuse or fertilize to form zygote. Okay, तो pollen tube क्या कर रहा है? It is allowing, or it is giving a way, or it is making a passage for the movement of male gametes up to the female gamete, or you can say the pollen tube is going to take the male gametes up to the female gamete, right? Now, up, see, the male gamete is traveling up to the female gamete through this tube like structure. Okay, now tube को हम siphon भी कहते हैं, right? So in this case, see, the fertilization or the marriage, याद कीजिए पहले भी हमने बोला था marriage in biology means the fusion of gametes, right? तो यहाँ पे जो fusion हो रहा है, it is happening because of this tube or through this tube, इसीलिए इस पूरे को हम बोलते हैं siphonogamy, right? Siphon means tube. So ये आपका जब correct pollen आता है on the correct stigma, this is allowed to grow to form the pollen tube. Now this pollen tube will grow all the way up to the ovule, and it will carry the male gametes up to the female gamete for fertilization. और इसीलिए इस पूरे process को हम क्या बोलते हैं? Siphonogamy. याद रखिएगा. Now ये जो siphonogamy है, it is of two types, right? Monosiphonogamy, or it can be पॉलीसाइफोनोगैमी. ठीक है, अब देखिए जो मोनोसाइफोनोगैमी है ये क्या हाँ मिलता है आपको? इट इज फाउंड इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स. ठीक है, जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं, मोस्टली मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स जो भी हैं, उन सब में आपको क्या देखने को मिलता है? मोनोसाइफोनोगैमी. ओके, सो इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जैसे सप्सला, सब में होता है. नाउ मोनोसाइफोनोगैमी जो है ये होता क्या है, राइट? मोनो का मतलब क्या है? वन, एंड साइफन का मतलब क्या है? ट्यूब, एंड टू बी प्रिसाइजली यहाँ पे pollen tube. Now monosyphonogamy is the case where a single pollen tube is formed from a pollen. तो एक जो पॉलन है उससे एक ही पॉलन ट्यूब अगर बनेगा तो ऐसे केस को हम बोलते हैं मोनोसाइफोनोगैमी, और ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको देखने को मिलता है. देन यू से व्हाट इज पॉलीसाइफोनोगैमी. अब देखिए पॉलीसाइफोनोगैमी जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है, पॉली का मतलब होता है मेनी. नाउ इन दिस केस यूजुअली टू pollen tubes originate from each pollen grain. ठीक है, याद कीजिए जो pollen grain है उस पे 2 से 3 जर्म पोर थे, राइट? तो इन केस ऑफ मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, इन सब में से किसी एक ही जर्म पोर में से इंटाइन ग्रो करता है और एक ही पॉलन ट्यूब बनाता है. ओके, हाउएवर इन केस ऑफ पॉलीसाइफोनोगैमी क्या होगा कि आउट ऑफ 3 किसी 2 जर्म पोर में से इंटाइन विल स्टार्ट टू ग्रो एंड इट विल फॉर्म 2 पॉलन ट्यूब्स. ठीक है, तो ऐसे केस को हम क्या बोलेंगे? पॉलीसाइफोनोगैमी, क्योंकि एक से अधिक पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है. कहां देखने को मिलता है? इट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ इट इज फाउंड इन केस ऑफ मालवेसी एंड कुकुरबिटेसी. नाउ मालवेसी और कुकुरबिटेसी जो है ये प्लांट के फैमिलीज हैं. मालवेसी फैमिली आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इन केस ऑफ मॉर्फोलॉजी. जो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर था हमारा 11th में, उसमें हमने पढ़ रखा है मालवेसी फैमिली, जिसका मेंबर है चाइना रोज, राइट? टिपिकल एग्जांपल. एंड कुकुरबिटेसी जो फैमिली है, ये फैमिली है जिसमें कि सारे के सारे कुकुरबिट्स होते हैं. सच एज मैंने बात की थी, जैसे आपका गार्ड, जो भी आपकी लौकी है, कद्दू है ना? जो भी आपके वेजिटेबल्स मेनली जो आते हैं, स्क्वाश, ये सब किससे आते हैं? कुकुरबिट फैमिली से. तो कुकुरबिटेसी फैमिली और मालवेसी फैमिली में हमें देखने को मिलता है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं दे शो पॉलीसाइफोनोगैमी, whereas in rest of the plants or almost all of the plants क्या होता है? मोनोसाइफोनोगैमी. ठीक है, सो इन द सब्सिक्वेंट सेक्शन हम लोग मोनोसाइफोनोगैमी के बारे में ही बात करेंगे, पॉलीसाइफोनोगैमी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. हाउएवर जो हम मोनोसाइफोनोगैमी में पढ़ेंगे वही पॉलीसाइफोनोगैमी में ही होता है. द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे एक की जगह 2 पॉलन ट्यूब बन जाएंगे.
ओके, सो लेट्स सी। ओके, लेट्स सी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है एक अगेन कार्प, और उसके ऊपर ये आपका पॉलन है, एंड दिस पॉलन इज ग्रोइंग। सो इसमें जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, और पॉलन ट्यूब जो है वो स्टिग्मा को ब्रेक करके इट इज गोइंग इनसाइड द स्टिग्मा, और स्लोली इट विल रीच इनटू द स्टाइल। ठीक है, अब जैसे ये पॉलन ट्यूब ग्रो करना चालू करता है, क्या होता है, पॉलन के अंदर जो दो सेल्स थे आपका, वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल, उन दोनों के न्यूक्लियस आ जाते हैं कहाँ, एट द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब, है ना। इसीलिए याद रखिएगा कि जब भी हम बात करते हैं इन अ ग्रोइंग पॉलन, इन अ ग्रोइंग पॉलन ट्यूब, जो दोनों सेल्स के न्यूक्लियाई हैं, दे आर ऑलवेज पोजिशनड टर्मिनल, यानी कि ये दोनों हमेशा टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब और टिप ऑफ द ग्रोइंग पॉलन ट्यूब पे होते हैं। ओके, नाउ इसमें भी आप बोलोगे कि कौन सा आगे है कौन सा पीछे है, तो सबसे आगे जो बिल्कुल टिप पे जो न्यूक्लियस है, दैट इज द न्यूक्लियस ऑफ वेजिटेटिव सेल, और इसीलिए हम इसको वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहते हैं। सिंस ये ट्यूब में सबसे आगे है, और पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है, पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन को यही कंट्रोल करता है, इसीलिए हम इसको ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज याद रखिएगा, ट्यूब न्यूक्लियस इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस और द न्यूक्लियस ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ठीक है, जस्ट वेजिटेटिव न्यूक्लियस के पीछे जो न्यूक्लियस है, दैट इज द जेनरेटिव न्यूक्लियस या न्यूक्लियस ऑफ द जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब स्लोली क्या होगा, पॉलन ट्यूब विल कीप ग्रोइंग, एंड जो वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस है वो बिल्कुल हमेशा कहाँ होगा, ऑन द टिप, यानी कि इनका पोजीशन हमेशा क्या होगा, टर्मिनल। अब देखिए, जैसे ही ये ग्रो कर रहा होता है, उस समय जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है उसमें भी कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं। क्या चेंजेस होगा, द वेजिटेटिव न्यूक्लियस अंडरगोज द माइटोटिक डिवीजन, और यहाँ पे जो माइटोसिस होगा वो इक्वल होगा, है ना। याद कीजिए, इससे पहले जो पॉलन ट्यूब में माइटोसिस हुआ था, दैट वाज अनइक्वल, और उसकी वजह से लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड स्मॉलर जेनरेटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ था। लेकिन अब जब दूसरा माइटोसिस हो रहा है यहाँ पे, जो कि सिर्फ जनरेटिव सेल में हो रहा है, ये जो माइटोटिक डिवीजन है ये इक्वल होता है, जिसकी वजह से टू इक्वल न्यूक्लियाई बनते हैं, टू इक्वल सेल बनते हैं, राइट। और अब जनरेटिव सेल डिवाइड किया माइटोसिस से टू प्रोड्यूस टू मेल न्यूक्लियाई। ठीक है, दो मेल न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो गया। सो दिस इज हाउ टू मेल गैमेट न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड जनरेटिव सेल में माइटोसिस से। नेक्स्ट जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो क्या कर रहा है, इट इज कंट्रोलिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब। समझ में आ रहा है, तो देखिए जैसे ही आपका पॉलन ट्यूब बना, पॉलन ट्यूब अंदर गया इनटू द इनटू द स्टिग्मा एंड स्टाइल, तो इसके टिप पे दोनों के दोनों वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस आ गए, आगे आगे वेजिटेटिव न्यूक्लियस और पीछे पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस। वेजिटेटिव न्यूक्लियस को हमने ट्यूब न्यूक्लियस भी कहा, क्योंकि इट कंट्रोल्स द ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब, एंड एट द सेम टाइम जो पीछे जनरेटिव न्यूक्लियस था वो माइटोटिकली डिवाइड किया टू प्रोड्यूस टू न्यूक्लियाई, और ये दोनों न्यूक्लियाई क्या हैं, दिस आर टू मेल गैमेट न्यूक्लियाई, ये मेल गैमेट है एक्चुअली। ठीक है, तो याद रखिएगा, pollen grain is not गैमेट। ठीक है, वो गैमिटोफाइट है। ओके, गैमिटोफाइट यानी कि ये हैप्लॉइड प्लांट है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, जो मेल गैमिट है वो अब जाकर के बने हैं। ग्रेट, अब चलिए, अब जैसे ही आपका दोनों गैमिट बन जाते हैं, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, ओवरी। Okay, so finally the pollen tube
enters into the ovary, और जैसे ही ये ओवरी में पहुंचता है, नाउ इट हैज मल्टीपल ऑप्शंस, है ना, बिकॉज अगर ये ओवरी में बहुत सारे ओव्यूल्स हैं, सो इट कैन गो टू एनी वन ऑफ द ओव्यूल। किधर जाएगा, कैसे जाएगा, है ना, ये सब कुछ हम लोग बात करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। सो इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल बी टॉकिंग अबाउट the obturator, है ना, and how this pollen tube enters into the ovule, है ना, कि ये पोरोगैमी है, चलेजोगैमी है ना, या मीजोगैमी है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे वंस दिस पॉलन ट्यूब एंटर्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, फिर उसके साथ क्या होता है, व्हाट आर डिफरेंट events that lead to fertilization. Okay, so stay tuned and stay happy. Thank you.